डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम पहले दो लेक्चर्स के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम की एक लंबी चेन होती है, वैसी ही फ्रक्टोज में होती है। ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं, फ्रक्टोज में भी 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम पर ही अंतर होता है। ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन एटम एल्डिहाइड के रूप में होता है और फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन एटम एक कीटो के रूप में मौजूद होता है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मोनोसेकेराइड। जैसा हमने आपको बताया था कि C1 और C5 के बीच में एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर। अगर हम इसका कंपेयर करें ग्लूकोज पाइरेनोज स्ट्रक्चर को साइक्लोहेक्सेन के साथ, तो आप देखेंगे कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर और ग्लूकोपाइरेनोज के अंदर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड का ही फर्क होता है। और साइक्लोहेक्सेन जैसा हम जानते हैं कि दो कॉन्फॉर्मर्स के रूप में पाई जाती है, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म। और ये भी पाया गया है कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है साइक्लोहेक्सेन में, वो टेट्राहेड्रल कार्बन होता है, इसलिए 109 डिग्री 28 मिनट पर बॉन्ड एंगल होता है उसका। लेकिन ग्लूकोपाइरेनोज में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड होता है पाइरेनोज स्ट्रक्चर के रूप में, तो ये बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये कॉन्फॉर्मर्स दो फॉर्म में पाए जाते हैं, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म में। और जैसा हमें पता है कि चेयर कॉन्फॉर्मेशन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू बोर्ड फॉर्म, सो हम ग्लूकोज पाइरेनोज के स्ट्रक्चर को साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हुए चेयर फॉर्म के अंदर ही लिखेंगे। ये हमने एक चेयर फॉर्म बना ली है और यहाँ पर कार्बन 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 की जगह कार्बन ऑक्सीजन कार्बन है। ये पहला कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। आप देख रहे हैं कि पहले और पांचवें कार्बन के बीच में पाइरेनोज रिंग जो है वो बनी हुई है। और जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर दो तरह की वैलेंसी होती है, एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल। एक्सियल वैलेंसी जो होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो हमने एक बॉन्ड यहां लिखा, एक प्लेन के ऊपर लिखा, एक प्लेन के नीचे लिखा, फिर हमने प्लेन के ऊपर लिखा, फिर प्लेन के नीचे लिखा। तो ये जो 6 वैलेंसीज मैंने आपको बताई हैं, ये वाली, ये वाली, ये और ये कौन सी पोजीशंस है? एक्सियल पोजीशन है। और जो पैरेलल होती हैं सामने वाली लाइन की, वो कहलाती हैं इक्विटोरियल। जैसे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये कहलाती है इक्विटोरियल। ये वाली वैलेंसी इसके पैरेलल है तो ये कहलाती है इक्विटोरियल। ये वैलेंसी इसके पैरेलल है तो इक्विटोरियल। ये वाली इसके पैरेलल है तो ये इक्विटोरियल। और ये वाली जो है वो इसके पैरेलल है तो ये कहलाती है इक्विटोरियल। तो जो भी बल्की ग्रुप होते हैं, हैवियर ग्रुप होते हैं, अगर वो इक्विटोरियल पोजीशन पे रहते हैं तो वो आइसोमर अधिक स्टेबल होता है। एक्सियल पोजीशन की तुलना में इक्विटोरियल पोजीशन अधिक स्टेबल होती है। यहां पर आप देखिए कि सारे हैवियर ग्रुप OH, OH, OH और CH2OH इक्विटोरियल पोजीशन पर है। सिर्फ C1 के ऊपर H जो है वो इक्विटोरियल पर है, OH जो है वो एक्सियल पोजीशन पर है। तो ये वाला कहलाता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर, जिसमें C1 पर OH एक्सियल पोजीशन पर है। अगर हम इसका बीटा फॉर्म लिखेंगे तो आप देखेंगे बीटा में सिर्फ इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम। H हमने लिख दिया एक्सियल पर और OH हमने लिख दिया इक्विटोरियल पे। तो जो इक्विटोरियल पोजीशन है वो अधिक स्टेबल होती है, इसलिए बीटा फॉर्म जो ग्लूकोज की होती है वो अधिक स्टेबल होती है एज कंपेयर टू अल्फा फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे इराइथ्रोस एंड थ्रियोस डायस्ट्यूमर्स। जैसा हम जानते हैं कि जो कंपाउंड में किराल सेंटर मौजूद होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और उसकी जो मिरर इमेज होती है, अगर वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो वो एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। लेकिन ऐसे एनेंशियोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, उनको हम डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। और ये जो आइसोमेरिज्म है वो कहलाता है डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसा हम देखें कि मान लीजिए यहाँ पे दो किराल सेंटर मौजूद हैं, तो वॉन्ट ऑफ फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 2n, n यहाँ पर नंबर ऑफ किराल सेंटर हैं, तो 2 की पावर 2 हुई, तो यहाँ पे 4 पॉसिबल आइसोमर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। ये है 1, 2, 3, 4, 2 और 3 पर ब्रोमीन है। हमने एक स्ट्रक्चर लिखा, उसके बीच में एक मिरर लगाया और मिरर की ये मिरर इमेज बनी है। अब दूसरे स्ट्रक्चर में हमने इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। यहाँ पर ये BR यहाँ पे है, यहाँ एक BR यहाँ है, एक BR यहाँ है, ये इसकी मिरर इमेज है। ये इसकी मिरर इमेज है, ये नॉट सुपर इम्पोजिबल है, तो ये इसका एनेंशियोमर है।
ये इसकी मिरर इमेज है, ये मिरर इसकी इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल है, तो ये इसका एनेंटियोमर है। लेकिन ए का सी के साथ क्या संबंध है, बी का डी के साथ क्या संबंध है? ए जो है वो सी की मिरर इमेज नहीं है, बी की डी मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसे आइसोमर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? डायस्टेरियोमर्स। तो ये दोनों आपस में एनेंटियोमर्स हैं, ये दोनों आपस में एनेंटियोमर्स हैं, लेकिन ये इसका डायस्टेरियोमर है, ये इसका डायस्टेरियोमर्स है। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें दो ग्रुप आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में होते हैं उनको हम कहते हैं इराइथ्रो, और जिसमें दो ग्रुप जो होते हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं समान, वो कहलाते हैं थ्री आइसोमर्स। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर CHO, CHOH, OH, तो यहाँ पे OH दोनों ग्रुप सेम साइड में है, ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसका एनेंटियोमर है। हमने दूसरे आइसोमर में ये लिया है अपोजिट साइड में, ये इसकी मिरर इमेज है, तो ये तो इसका एनेंटियोमर है, ये इसका एनेंटियोमर्स है, ये इसका डायस्टेरियोमर है, ये इसका डायस्टेरियोमर्स है। लेकिन ऐसे डायस्टेरियोमर, ऐसे एनेंटियोमर्स या ऐसे आइसोमर्स जिसमें OH ग्रुप सेम साइड में हो, उनको एक नई टर्म दी गई है, वो कहलाते हैं इराइथ्रोस। तो ये दोनों इराइथ्रोस हो गए, और ये दोनों जिसमें OH अपोजिट साइड में है ये कहलाते हैं थ्रियोस। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एपीमराइजेशन। जैसा हमने देखा था कि जब एल्डोज यानी ग्लूकोज जो है वो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ओजाजोन बनाता है। ये ओजाजोन चाहे ग्लूकोज से बने चाहे फ्रक्टोज से बने, वो दोनों समान ओजाजोन बनाते हैं, और ओजाजोन की रिएक्शन जो होती है वो C1 और C2 पर होती है। तो ऐसे जो ओजाजोन बनते हैं अगर वो C2 कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिफर करते हैं तो उनको हम कहते हैं एपीमर्स। जैसा हम एक आगे एग्जांपल में लेंगे, जैसे हमने यहां पर ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया, तो हमको पता है कि ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। एक दो बूंद उसमें हमने पेरिडीन की डाल दी, पिरिडीन की डालने से क्या होगा, यहाँ पर ये जो कीटो फॉर्म है ये इनोल फॉर्म में बदल गया, और ये जो इनोल फॉर्म बना है ये अनस्टेबल है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है। जब ये वापस से खुलेगा तो आप यहाँ पे देखिए जो OH पोजीशन राइट हैंड साइड में थी, किस पे, ग्लूकोनिक एसिड में, जो ग्लूकोज में भी राइट हैंड साइड पे थी C2 कार्बन एटम पे। जब ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर बना और जब इसकी वापस रिंग ओपनिंग हुई तो ये जो C2 का OH है वो कहां पर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। फिर इसको जब हमने थोड़ा सा गर्म किया तो पानी निकल गया, यहाँ से लैक्टोन बन गया, और जब इसका हमने सोडियम अम्लम के साथ रिडक्शन किया तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया। अब इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप देखो C1 C2 पर H यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में, OH राइट हैंड साइड में है, और ये रिएक्शन जब करने के बाद जो कंपाउंड बना उसमें OH आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, H यहाँ पर आ गया, तो ये C2 के ऊपर ये स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं वो डिफर करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एपीमर्स। और जो ये प्रोसेस है जिसके द्वारा ये ग्लूकोज जो है किस में बदला है, ये वाला मैनोज में, वो क्या कहलाते हैं, एपीमराइजेशन। सो ग्लूकोज और मैनोज आपस में एक दूसरे के क्या हैं, एपीमर्स हैं। ग्लूकोज और ये एपीमर्स हैं, और ये इस प्रोसेस में जिसके द्वारा ये बदले गए हैं वो क्या कहलाता है, एपीमराइजेशन। So the stereoisomers which differ at the C2 are called epimers, and the process by which they are converted into each other, that is called epimerization. Thank you.